कहानी की शुरुआत में के हुआन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रोड के पास बैठकर किसी लड़की की पेंटिंग बना रहा होता है। वो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो अपना खर्च चलाने के लिए लोगों की तस्वीरें बनाया करता है। आज जब वो एक लड़की की तस्वीर बना रहा था तो वहां पर ली नाम का एक आदमी कार से आता है जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड शासा भी थी। ली एक 5,000 युआन की गड्डी के हुआन की ओर फेंक कर कहता है कि ये तुम्हारी पिछली पेंटिंग का पेमेंट है जो पिछली बार तुमने मेरी आर्ट गैलरी में रखी थी। केवान पूछता है कि तुमने वो पेंटिंग कितने में बेची, जिस पर ली बताता है कि 1 लाख युआन में। पर तुम्हें इस बात से क्या लेना, तुम तो एक सड़क छाप पेंटर हो और हमेशा सड़क छाप ही रहोगे। ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। इस दौरान के हुआन और ली की गर्लफ्रेंड शासा एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे क्योंकि पहले वो एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर शासा गरीब के हुआन को छोड़कर ली के पास चली गई थी। ली के जाने के बाद के हुआन अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है तो रास्ते में उसे उसका मकान मालिक रोक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने अभी तक भी मेरे पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया है और कल तक ये पूरे 3 महीने का हो जाएगा। के हुआन उसका 2 महीने का किराया उसके मुंह पर मारता है और तीसरे महीने का किराए के बारे में फिर बात करने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। इसके बाद वो जाओ नाम के एक आदमी से मिलता है जिसका खुद का एक एग्जीबिशन हॉल था। शहर के ज्यादातर अमीर लोग जाओ के ही एग्जीबिशन से पेंटिंग खरीदते हैं। केवान उसके एग्जीबिशन हॉल में अपनी पेंटिंग्स भी लगवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चाहो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पेंटिंग लगवाने के लिए पैसे लगते हैं जो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए पेंटिंग छोड़ो और गांव चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आखिर बेइज्जत होकर के हुआन अपनी दोस्त शी के मसाज पार्लर में जाता है। शी बचपन से ही अंधी होने के बावजूद पार्लर में काम करके अपनी जिंदगी चलाती है। के हुआन जब यहाँ आता है तो शी के अंधेपन का फायदा उठाकर 2 आदमी उससे छेड़छाड़ कर रहे थे। केहुआन को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और इस बात पर वो उनसे झगड़ा कर लेता है, लेकिन वो दोनों केहुआन की ही अच्छे से धुलाई करके वहां से चले जाते हैं। शी किसी तरह उनका बीच बचाव करवाती है और उन दोनों के जाने के बाद वो केहुआन से कहती है कि मेरे लिए उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी। केहुआन कहता है कि तुमसे कोई भी बदतमीजी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुमने देख तो लिया ही होगा मैंने कितना मारा उन दोनों को। शी कहती है कि हाँ मैंने देखा। इसके बाद केहुआन अपने दर्द से कराते हुए शरीर को लेकर शी के साथ डांस करने लगता है। अब अपने अपार्टमेंट के टेरिस पर केहुआन अपने दोस्त मेंगफा के साथ ड्रिंक करने लगता है, जिसे उसके मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से लात मारकर भगा दिया था। उसकी हालत भी केहुआन जैसी ही थी, लेकिन ड्रिंक करते हुए तो आदमी राजा बन जाता है। इसलिए वो एक खूबसूरत मॉडल की फोटो दिखाकर कहता है कि देखना एक दिन मैं इसी से शादी करूंगा। उसकी बातों पर केहुआन हंसने लगता है क्योंकि किराया देने के पैसे उनके पास थे नहीं, फिर भी सपने इतने बड़े बड़े देख रहे थे। अब ड्रिंक करते हुए दोनों वहीं पर लुढ़क जाते हैं और रात को किसी टाइम केहुआन की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही ऊपर की ओर देखकर वो डर जाता है क्योंकि आसमान में एक बहुत बड़ा यूएफओ उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनता तो वो खुद ही एक जगह छिपकर उसी यूएफओ को देखने लगता है जो आसमान में काफी नीचे एक ही जगह रुक गया था। वो देखता है कि यूएफओ में से एक तेज चमक के साथ एक एलियन धरती पर नीचे उतरता है जिसके हाथ में पेंसिल जैसी एक चीज थी। उसे ऊपर की ओर करते ही स्पेसशिप में से उसके 2 साथी भी नीचे आ जाते हैं। ये देखकर के हुआन उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए फोन का कैमरा चालू करता है तो पलक झपकते ही वो तीनों गायब होकर वापस अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं और फिर वो स्पेसशिप भी लाइट की स्पीड से वहां से गायब हो जाता है। केहुआन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो पेंसिल जैसी चीज जो उस एलियन के हाथ में थी वो वहीं गिर गई थी और एक अजीब सी रोशनी के साथ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उस जगह जाकर उस चीज को उठाकर ले आता है और अगली सुबह वो अपने दोस्त मेंगफा को पूरी बात बताने लगता है। मेंगफा को लगता है कि दारू पीकर केहुआन का दिमाग सटक गया है। उसे कहता है कि तूने कोई सपना देखा होगा और वैसे भी मैं ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ता। पहले तो केहुआन को भी ये सपना ही लगता है, लेकिन फिर उसे उस अजीब चीज का ध्यान आता है। वो उसे उठाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज। अब वो अपने काम पर आ जाता है और एक लड़की की तस्वीर बनाने लगता है। तस्वीर बनाते हुए उसकी पर्पल कलर की पेंसिल अचानक टूट जाती है। जब इस कलर की दूसरी पेंसिल उसे अपने बॉक्स में नहीं मिलती तो उसकी नजर पर्पल कलर की ही उस अजीब चीज पर पड़ जाती है जो उसे उस जगह मिली थी जहाँ रात उसने एलियंस को देखा था। रात वाली पूरी बात उसे अब तक कोई सपना या नजर का धोखा लग रहा था, लेकिन आज वो उस चीज को जब कोई पेंसिल समझकर इसकी एक साइड को शार्प करता है और एक खाली पेपर पर ऐसे ही गोल गोल इसे घुमाकर देखता है तो वो गोल शेप एक छोटे पत्थर का रूप ले लेती है और एक असली पत्थर के रूप में केहुआन के पैरों में आकर गिरती है। केहुआन का एलियंस को लेकर जो शक था वो अब और पक्का होने लगता है। अब की बार उसी पेंसिल से वो एक सेब बनाकर देखता है और जब एक असली सेब भी पेपर से बाहर आकर गिरता है तो केहुआन को पक्का यकीन हो जाता है कि ये पेंसिल कोई मामूली चीज नहीं है। वो इस सेब को खाकर भी देखता है और सारा काम छोड़कर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। यहाँ
जहाँ वो अपने दोस्त मेंगफा को बहुत ही एक्साइटमेंट में ये पूरी बात बताता है। लेकिन मेंगफा को लगता है कि उसकी रात की अभी तक उतरी नहीं है, इसलिए वो उसका माथा चोकर देखने लगता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। जब सेब और पत्थर दिखाने के बाद भी मेंगफा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो केहुआन अब एक पेपर पर उसी पेंसिल से एक छोटी सी ब्रिक जैसी शेप बनाता है और उसके ऊपर लिख देता है 24 कैरेट गोल्ड, यानी 24 कैरेट सोना। इसके बाद वो पेपर से सोने की ईंट बाहर आने का इंतजार करने लगता है, मगर कुछ सेकंड बीतने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो मेंगफा उस पेपर को मरोड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है और कहता है कि अस्पताल चल मेरे भाई, तुझे इलाज की सख्त जरूरत है। लेकिन तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। नीचे केहुआन का मकान मालिक अपनी खोपड़ी पकड़कर चिल्ला रहा था कि मुझे ईंट किसने मारी। वो दोनों बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करते हैं तो मकान मालिक नीचे से एक ईंट उठाकर उन्हें दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुमने ही फेंक कर मुझे मारी है। मगर तभी वो देखता है कि ये तो सोने की ईंट है, तो फिर इसे चुपचाप जेब में रखते हुए वो कहता है कि मैं खामखा तुम पर शक कर रहा था, ये किसी और नहीं मारी होगी। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब मेंगफा को भी केहुआन की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है और वो पूरे एक्साइटमेंट में उससे कहने लगता है कि भाई जल्दी से एक और सोने की ईंट बना डाल, लेकिन इस बार पहले से भी बड़ी बनाना। केहुआन ऐसा ही करता है और इतना सारा सोना देखकर मेंगफा जैसे रोने ही लगता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हम तो अमीर हो गए, लेकिन केहुआन उसके हाथ से पेंसिल छीनते हुए कहता है कि हम नहीं, सिर्फ मैं अमीर हुआ हूँ। मगर ये सुनते ही जब मेंगफा कहता है कि माल आते ही दोस्त को भूल गया, तो केहुआन कहता है कि ठीक है तू मेरा दोस्त है, लेकिन अगर ये बात किसी और को पता लगी तो मैं दोस्ती बुलाकर तुझसे सारा माल छीन लूंगा। अब केहुआन पेपर पर उस पेंसिल से एक शानदार बंगले की पिक्चर बनाता है और ऐसा करते ही उनके अपार्टमेंट के सामने उस पिक्चर जैसा बंगला आकर खड़ा हो जाता है। लोग अचानक इस बंगले को देखकर चौंक जाते हैं और थोड़ी देर में जब पुलिस भी वहां जाती है तो केहुआन अब घबराने लगता है और पेंसिल के दूसरे सिरे से बंगले की पिक्चर को मिटाने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि ऐसा करने से शायद बंगला भी यहाँ से गायब हो जाए। तभी पेंसिल के बीच में एक लाल कलर का छोटा सा बटन उससे दब जाता है और पेपर पर बनी वो बंगले की पिक्चर धूल की तरह उड़कर उस पेंसिल के अंदर चली जाती है। अब पुलिस वाले जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो अचानक वो बंगला गायब हो जाता है और पुलिस वालों के साथ साथ वहाँ खड़े लोगों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ वाकई कोई बंगला था या ये सिर्फ उनकी आंखों का एक धोखा था। बंगले के गायब होते ही दोनों दोस्त बड़ी चैन की सांस लेते हैं और अपार्टमेंट वापस आकर मेंगफा कहता है कि हम बंगला नहीं पैसे बनाएंगे, पैसा होगा तो बंगला गाड़ी सब अपने आप आ जाएंगे। मेंगफा अब केहुआन के हाथ से पेंसिल लेकर पेपर पर 2 के आगे जितने जीरो लिख सकता था लिख देता है, लेकिन पैसे आने की बजाय वो सारे नंबर पेपर से बाहर आ जाते हैं। मगर अब केहुआन पेंसिल से बहुत सारी नोटों की गड्डियां पेपर पर ड्रॉ करता है और बीच में एक बहुत बड़ी रकम लिख देता है। ऐसा करते ही नोटों की गड्डियों के ढेर उनके कमरे में जमा होने लगते हैं और यहाँ तक कि दोनों दोस्त नोटों के बीच से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। अब वो कई नौकर चाकरों के साथ अपने लिए एक अच्छा सा फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ वो आर्ट डीलर ली भी अपनी गर्लफ्रेंड चाचा के साथ फ्लैट खरीदने के लिए ही आया था। केहुआन को देखकर वो कहता है कि तुम जैसे गरीब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास भी फ्लैट खरीदने के पैसे आ गए हैं? जिस पर केहुआन कहता है कि हाँ, बल्कि एक नहीं, हम तो एक साथ 2 फ्लैट खरीदने आए हैं। इस तरह वो दोनों फ्लैट खरीद लेते हैं और क्योंकि पूरा पेमेंट उन्होंने कैश में किया था, इसलिए इतना सारा पैसा देखकर ली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि इन सड़क छापों के पास इतना सारा पैसा अचानक कहां से आ गया। रात को केहुआन शी को अपने इस नए बंगले में लेकर आता है, जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। यहाँ एक बहुत बड़े म्यूजिक बैंड और बहुत से लोगों के बीच वो शाही अंदाज में शी को बंगले के अंदर ले आता है। साथ ही उसका दोस्त मेंगफा जिस मॉडल को पसंद करता था वो अब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। केहुआन सबके सामने शी से अपने प्यार का इजहार करता है और घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए पोज कर देता है, लेकिन शी इसके लिए मना कर देती है, जिसे सुनकर वहाँ सबके सब बड़े हैरान होते हैं। केहुआन की दौलत के चर्चे पूरे शहर में हो गए थे, इसलिए किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक अंधी लड़की कैसे इतने दौलतमंद आदमी का शादी का प्रपोजल ठुकरा सकती है। केहुआन को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से शी के पीछे जाता है और उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। इस पर शी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझ जैसी अंधी लड़की से शादी की तो पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। शी की बात सुनकर केहुआन अब इस जादुई पेंसिल की मदद से उसकी आंख ठीक करने का प्लान बनाता है। सबके जाने के बाद वो शी को अपने सामने बैठाकर उसके लिए एक हीरोइन के जैसी खूबसूरत आंखें कागज पर ड्रॉ करता है, लेकिन जब वो दोनों आंखें पेपर से बाहर आकर मेंगफा के कंधे पर चिपक जाती हैं, तो केहुआन जल्दी से उसी पेंसिल के पिछले सिरे की मदद से उन आंखों को मिटाकर यहाँ से गायब कर देता है। अब की बार वो शी की पूरी पिक्चर ड्रॉ करता है और इसमें आंखें वो वही रखता है जो उसने थोड़ी देर पहले ड्रॉ की थी। ऐसा करते ही शी वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है और पलक झपकते ही वापस भी आ जाती है, लेकिन इस बार 2 खूबसूरत आंखों के साथ वो सब कुछ देख पा रही थी। केहुआन और उसका दोस्त शी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन इसी वक्त टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि एक फेमस हीरोइन की दोनों आंखें फिल्म की शूटिंग के दौरान
अचानक से गायब हो गई। चश्मदीद इस घटना का आंखों देखा हाल बता रहे थे कि हीरोइन की आंखें पहले गायब हुई, फिर वापस आई और कुछ घंटे बाद फिर से गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इसके अलावा एक और न्यूज टीवी पर चल रही थी जिसमें एक आदमी बता रहा था कि जब मैं पौधों को पानी दे रहा था तभी मेरा बंगला अचानक से गायब हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वापस भी आ गया। अब ये सारी न्यूज देख रही पुलिस भी हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। पुलिस स्टेशन में न जाने कितनी अजीब अजीब सी कंप्लेंट आ रही थी। कहीं से बहुत सारा कैश गायब हो गया था तो किसी की रोड पर चलते हुए अचानक से गाड़ी ही गायब हो गई थी। वो इन खबरों को झुटला भी नहीं सकते थे क्योंकि कल उन्होंने खुद ही उस बंगले को गायब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। तभी पुलिस स्टेशन में एक नई कंप्लेंट आती है कि हवा में उड़ता हुआ एक हॉट बलून अचानक से गायब हो गया और उसमें बैठे लोग नीचे आ गिरे। अब दूसरी ओर केहुआन और मेंगफा को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी हॉट बलून की सवारी का मजा लेते हुए दिखाया जाता है। केहुआन अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करता जा रहा था, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी थी, वो थी एक फेमस आर्टिस्ट बनने की। इसलिए वो उसी एग्जीबिशन हॉल में जाता है जहाँ से पैसे न होने की वजह से उसे धक्के मारकर भगा दिया जाता था। लेकिन आज जब वो हॉल के ओनर को पूरे 5 मिलियन युआन का ऑफर देता है तो फिर यहाँ उसकी खूब खातिरदारी की जाती है। केहुआन का दोस्त मेंगफा उसे समझाता है कि फेमस पेंटर बनकर क्या फायदा होगा, असली मकसद तो पैसा ही कमाना होता है ना, वो तो हम जादुई पेंसिल से जितना चाहे कमा सकते हैं। लेकिन केहुआन उससे कहता है कि तू नहीं समझ पाएगा इस बात को, और अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन के लिए वो पूरे शहर में अपने होर्डिंग लगवा देता है। केहुआन की इतनी बड़ी एग्जीबिशन की बात सुनकर मिस्टर ली सोच में पड़ जाता है कि इतना पैसा उसके पास कहां से आ रहा है। वो केहुआन को अपने से ज्यादा अमीर होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसे ये भी डर सता रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं फिर से केहुआन को याद न करने लगी हो। इसलिए वो अपने आदमियों से ये पता लगवाने की कोशिश करता है कि कहीं उसकी कोई लॉटरी तो नहीं लगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जब वो बैंक से बहुत सारा पैसा गायब होने की न्यूज टीवी पर देखता है तो वो पुलिस को फोन करके बता देता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास अचानक बहुत दौलत आ गई। लीकी इस इंफॉर्मेशन को आधार बनाकर पुलिस केहुआन के एग्जीबिशन में जाती है। यहाँ बड़े बड़े फेमस और अमीर लोगों को उसकी पेंटिंग काफी पसंद आ रही थी और उन पेंटिंग्स की अच्छी खासी बोली भी लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन तभी पुलिस केहुआन को गिरफ्तार कर लेती है और एग्जीबिशन हॉल के ही एक कमरे में ले जाकर दोनों दोस्तों से पूछताछ करने लगती है। यहाँ उन दोनों को पहली बार यह एहसास होता है कि जो भी चीज वो ड्रॉ कर रहे थे वो किसी न किसी दूसरी जगह से गायब होकर उनके पास आ रही थी। उन्होंने गाड़ी, बंगला, पैसा जो भी उस जादुई पेंसिल से ड्रॉ किया था वो किसी और के पास से गायब होकर उनके पास आया था और इन सब चीजों की चोरी की कंप्लेंट के चलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से फिलहाल पुलिस उन्हें जाने देती है। लेकिन शाम को जब उसी तरह से एक फरारी के गायब होने की कंप्लेंट भी आती है तो पुलिस अब केहुआन और उसके दोस्त की जासूसी करना शुरू कर देती है। इधर केहुआन बहुत परेशान था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान थी उसकी गर्लफ्रेंड शी, क्योंकि उसने वो न्यूज देख ली थी जिसमें एक हीरोइन की दोनों आंखें अचानक से गायब हो गई थी। अब रात को ली की गर्लफ्रेंड साशा, जो पहले केहुआन की गर्लफ्रेंड थी, वो उससे मिलने उसके बंगले में आती है। उसे ली ने बहुत मारा था, इसलिए यहाँ आकर वो काफी सारी शराब पीती है और केहुआन से अपने किए की माफी में मांगती है कि तुम्हें गरीब समझकर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं सब कुछ छोड़कर अपने गाँव जा रही हूँ। केहुआन भी उसकी हालत देखकर काफी शराब पीने लगता है और नशे में वो उस जादुई पेंसिल का सारा राज उसे बता देता है। यहाँ तक कि जिस लॉकर में वो उस पेंसिल को रखता है उसका लॉक भी उसके सामने ही खोलकर दिखा देता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये सब साशा की ड्रेस में छुपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दरअसल ये ली की ही एक चाल थी जिसके बारे में साशा को भी नहीं पता था। अगली सुबह जब केहुआन की आंख खुलती है तो उसके सामने वो दोनों पुलिस ऑफिसर थे। इसलिए वो अपने दोस्त और शी के साथ एक कमरे में जाकर ये सोचने लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें जादुई पेंसिल का राज पुलिस को बता देना चाहिए? वो सारा पैसा, बंगला, गाड़ी सब वापस करने को तैयार थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन्हें शी की आंखों के बारे में हो रही थी। लेकिन शी कहती है कि तुम मेरी आंखों की चिंता मत करो, मैंने इतने दिन तक तुम्हें और इस दुनिया को देख लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मैं इन्हीं यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। केहुआन भी कहता है कि इस पेंसिल की वजह से हमारे अंदर एक के बाद एक ऐसी ख्वाहिशें जागती चली गई जिनका कोई अंत नहीं है। हम इस पेंसिल के मालिक नहीं बल्कि इसके गुलाम होते जा रहे थे। केहुआन और शी ये पेंसिल वापस करना चाहते थे, लेकिन मेंगफा इसके लिए तैयार नहीं था। मगर जब उसकी गर्लफ्रेंड भी ये पेंसिल वापस करने के लिए राजी हो जाती है तो वो उसे समझाता है कि पेंसिल वापस करके हम फिर से गरीब हो जाएंगे और तुम महंगी गाड़ियों में नहीं घूम पाओगी। ये सुनकर वो मेंगफा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हें पसंद किया था? नहीं, दौलत वाले तो बहुत से लोग मुझे चाहते थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार झलकता था, इसलिए उनकी बजाय मैंने तुम्हें चुना। अब मुझे तुम्हारे अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस तरह वो पुलिस को उस जादुई पेंसिल की सच्चाई बता देते हैं और जैसे ही उस पेंसिल को निकालने के लिए के हुआन उस लॉकर का पासवर्ड खोलता है तो सबके सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लॉकर में वो पेंसिल अब थी ही नहीं। दरअसल रात को शाशा के साथ काफी सारी शराब पीने के बाद जब के हुआन नशे में धुत होकर सो गया था तो उसी वक्त ली वहां आया था और लॉकर में से वो पेंसिल निकालकर शाशा को भी अपने साथ वहां से ले गया था। अब अपने दो चेलों के साथ ली को दिखाया जाता है, जो कहता है कि सबसे पहले इस पेंसिल की मदद से मैं सबसे बड़ा आर्ट डीलर बनने का अपना जिंदगी भर का सपना पूरा करूंगा। ये कहकर वो उस पेंसिल से एक शानदार एग्जीबिशन हॉल की पिक्चर ड्रॉ करता है और ऐसा करते ही शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हॉल आकर खड़ा हो जाता है। अपने चेलों के साथ जाकर वो इस शानदार एग्जीबिशन हॉल को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि इसकी मदद से मैं अब एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सुनकर उसका एक चेला कहता है कि अमीर ही होना है तो इस पेंसिल से पैसे ही ड्रॉ क्यों नहीं कर लेते। ली कहता है कि बात तो सही है। ये कहकर वो पैसे ड्रॉ करने लगता है और कहता है कि अब मेरे पास दुनिया का सबसे शानदार बंगला होगा। जिसे सुनकर वही चेला एक बार फिर से कहता है कि ऐसी बात है तो फिर आप अपने सपनों का बंगला ही क्यों नहीं ड्रॉ कर लेते। ली को उसकी ये बात भी सही लगती है और अब वो किसी महल जैसा शानदार बंगला बनाकर अपने चेलों के साथ वहां चला जाता है और शाशा को एक जगह बंधवा कर कहता है कि अब मैं अपने लिए एक नई राजकुमारी भी बनाऊंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली लड़की सबकी आंखों के सामने स्टेज से अचानक गायब हो जाती है और ली के महल में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे नहीं पता था कि ली ने जादुई पेंसिल के जरिए उसे यहाँ बुलाया है, इसलिए कोई सपना समझकर वो ली के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारती है। इस पर गुस्से में वो अपने चेलों से कहता है कि देख क्या रहे हो, हमारी इस गुस्ताख राजकुमारी को पकड़कर कैद में डाल दो। अपने सम्राट का हुक्म मानते हुए वो दोनों चेले मिस वर्ल्ड को पकड़कर ले जाने लगते हैं कि तभी काफी सारी पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती हैं, जिनमें पुलिस के साथ के हुआन का दोस्त और उन दोनों की गर्लफ्रेंड भी थी। आते ही पुलिस ऑफिसर ली से कहता है कि जल्दी से इस महल को मिटाकर जहां से आया है वहां वापस भेजो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि एयरपोर्ट के बीचों बीच ये महल बनाकर तुमने कितने लोगों की जान खतरे में डाल दी है। ली चारों ओर देखते हुए कहता है कि ठीक है, मैं कहीं और अपना महल बना लूंगा। लेकिन अब के हुआन उसे समझाता है कि तुम इस पेंसिल से ड्रॉ करके जो भी बनाते हो वो किसी न किसी दूसरी जगह से टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास आता है, यानी तुम दूसरों की प्रॉपर्टी चुरा रहे हो, जो कि गैर कानूनी काम है। ये सुनते ही ली का एक चेला उसके कान में कहता है कि अगर हम धरती पर रहकर कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे तो चोरी के केस में पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। एक काम करते हैं, हम चांद पर चलते हैं जहाँ पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। इस पर ली कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन चांद पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम उस हरे भरे पेंडोरा ग्रह पर जाएंगे और वहां जाने के लिए मैं उसी स्पेसशिप को ड्रॉ करके यहाँ बुला लेता हूँ जिसमें से वो जादुई पेंसिल गिरी थी। इतना कहकर वो पेपर पर उस स्पेसशिप को ड्रॉ करने लगता है। पुलिस उसे ऐसा करने से रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ली के चेले मिस वर्ल्ड की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। अब ड्रॉ करते ही स्पेसशिप वहां आ जाता है, जिससे निकलकर वो तीनों एलियंस बाहर आते हैं। वो समझ गए थे कि जिसने भी उनका स्पेसशिप यहाँ टेलीपोर्ट किया है उसी के पास उनका वो डिवाइस भी है, इसलिए उनमें से एक के हुआन की गर्दन पकड़कर उससे अपने डिवाइस के बारे में पूछने लगता है। के हुआन पीछे खड़े ली और उसके चेलों की ओर इशारा कर देता है, जो एक पुराने जमाने की तोप के अंदर छुप कर बैठे थे। उसका इशारा मिलते ही एलियंस उन तीनों को तोप से निकालकर हवा की सैर करवाते हैं, जिसके बाद ली चुपचाप वो जादुई पेंसिल उन्हें पकड़ा देता है। अपना डिवाइस लेकर वो एलियंस जाने लगते हैं, मगर के हुआन उन्हें रोककर कहता है कि जो भी चीजें इस डिवाइस की मदद से टेलीपोर्ट हुई हैं, क्या तुम उन्हें वापस अपनी जगह पहुंचा सकते हो। एलियन उसकी बात मान लेता है और डिवाइस का एक छुपा हुआ बटन दबाते ही टेलीपोर्ट होकर आई सारी चीजें गायब होकर अपनी जगह वापस जाने लगती हैं। ली का महल और गाड़ियों के साथ ही वो मिस वर्ल्ड भी अपनी असली जगह पहुंच जाती है। के हुआन की विड्रॉ की हुई चीजें जैसे मकान मालिक के पास से वो सोने की ईंटें और दूसरी सभी चीजें अपनी जगह पहुंच जाती हैं, लेकिन साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड शी की आंखें भी चली जाती हैं। मगर शी को अब इनका कोई अफसोस नहीं था। इसके बाद एलियंस भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन ऊपर देखते ही वो घबरा जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजों के साथ उनका स्पेसशिप भी अपनी जगह वापस चला गया था। इसलिए अब वो तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे पुलिस से दूर कहीं जाकर स्पेसशिप को वापस बुलाने का कोई तरीका ढूंढ सके। इस बीच ली और उसके चेलों ने जो शाही पोशाक पहन रखी थी वो भी गायब होकर अपनी जगह पहुंच जाती है और अपनी इज्जत छुपाते हुए वो दबे पांव यहाँ से खिसकने लगते हैं। मगर पुलिस उन्हें खिसकते देख लेती है और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।